हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पीछे हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक समन्वय और एकीकरण चैप्टर में हम लोग घुसे हुए थे, है ना। और इसी में पीछे वाला जो भी टॉपिक था उसको हम लोग फिर से देख लेंगे। और आज जो है वो हम लोग पीनियल ग्रंथि से शुरू करते हैं। पीनियल ग्रंथि क्या है? तो पीनियल ग्रंथि, इसकी उपस्थिति जो है वो क्या है, तो ये अग्र मस्तिष्क के तृतीय निलय के छत पर, है ना, आधार से एक स्टाल्क से एक वृंत से ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अब ये पिया मैटर से क्या होता है, ढका हुआ होता है और ढेर सारा बनाता है क्या, संपुट अनेक भित्तियों वाला। और मृदु तक कोशिकाएं पैरेन्काइमल सेल यहाँ पर पाई जाती है नियमित आकार की। ये न्यूरोग्लिया को भी रखता है। और इससे ये जो है हमारे शरीर का करता क्या है, तो इससे तो कुछ वैज्ञानिक अभी इस पर खोज कर रहे हैं, ज़्यादा इनकी जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी है उसके अनुसार से ये कहा जाता है कि इससे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का स्राव होता है। सेरोटोनिन जो है मेलाटोनिन का प्रिकर्सर माना जाता है। चूहे पर ये सब प्रयोग करने के बाद हम लोगों को ये स्पष्ट हुआ है। और महिला में ये मासिक चक्र को धीमा करने का काम करता है और अंडाशय के भाग को कम करने का भी काम करता है। और इसमें त्वचा में स्थित क्रोमेटोफोर पिगमेंट इसके केंद्र में जमा हो जाते हैं, जिससे त्वचा का रंग हल्का भी करता है। मेलाटोनिन के का श्रवण जो है वो प्रकाश पर निर्भर करता है। अधिक प्रकाश में इसका कम श्रवण होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्तनों के स्तनधारियों के जनन चक्र एवं को नियंत्रित करता है ना। और क्या है, और भी इसके काम को ये देखेंगे तो ये जो है हमारे शरीर के दैनिक लय 24 आवर राइदम को मेंटेन करने का काम करता है। सोने जागने के चक्र को मेंटेन करने का काम करता है। शरीर के तापमान का नियंत्रित करता है। मासिक चक्र तो हो ही गया, प्रतिरक्षा क्षमता को भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। डायग्राम अगर इसका देखना है तो हम नीचे आते हैं और इसके डायग्राम को देखते हैं, है ना। ये आपका पीनियल ग्रंथि का डायग्राम है। ये इस तरह से दिखाई देता है, बी सीड शेप में, जहाँ तहाँ ब्रेन सैंड के रूप में ये पाया जाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर इसका है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे ग्रंथि की ओर, है ना। और वो हमारा दूसरा क्या है, पीनियल के बाद दूसरा जो है थायराइड है। थायराइड का डायग्राम आप देखो तो ये गर्दन के हिस्से में पाया जाता है। गर्दन के हिस्से में इस तरह से ये दोनों साइड में उपस्थित होता है। दो लोब में है और ये दोनों लोब जो है आपस में एक पट्टी के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। उस पट्टी को क्या कहते हैं, इस्थामस कहा जाता है। ठीक है, दोनों लोब, थायराइड ग्लैंड आपका दिख रहा है, बीच से ट्रैकिया गुजर रहा है। और अगर इसका टीएस सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके देखते हैं तो इसमें आपको दिखाई देता है कि ये ढेर सारी फॉलिकुलर कोशिकाओं से बना हुआ होता है। ये फॉलिकल्स है इसके। क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है बीच में इसके, इस जगह पर, है ना। कनेक्टिव्स पाए जाते हैं, फॉलिकल के बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये वाला हिस्सा कोलॉइड कहलाता है इसका। तो ये हमारा थायराइड का स्ट्रक्चर है। हम जान गए कि ये दो पिंड से बनी हुई रचना है ना। और दोनों को जोड़ने वाली पट्टी क्या कहलाती है, इस्थामस के नाम से जानी जाती है। ये देखें, यहाँ भी आपका डायग्राम बना हुआ है ना। इस्थामस पट्टी को याद रखेंगे। उसके बाद डायग्राम में यहाँ स्पष्टता के साथ और क्या दिखाया गया है, तो इस पर हर लोब में दो दो यानी एक एक पेयर जो है डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या है, तो पाराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं, यानी कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही पाराथायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि जो है फॉलिकल से बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। और इससे होता क्या है, तो दो हार्मोन का स्राव होता है। कौन कौन सा हार्मोन, तो इससे एक तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4 निकलता है ना। ये आगे चल करके थायरॉक्सिन में बदलता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला आपका हो गया C15H11O4 Ni4, है ना। Ni4 इसका फॉर्मूला है।
दूसरा इससे निकलने वाला है ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3 के नाम से जाना जाता है। अब ये दोनों हार्मोन के संश्लेषण के लिए हमारे शरीर में आवश्यक क्या है, तो हमारे शरीर में चाहिए आयोडीन, है ना। और आयोडीन हम साल्ट से ले या समुद्री भोजन से ले, इस तरह से हमको आयोडीन मिलता है, तभी इसका निर्माण होता है। अब निर्माण के क्रम को अगर हम लोग देखते हैं तो ये दोनों का निर्माण देखिए यहाँ पर कैसे कैसे होता है, ये आप समझिए। सबसे पहले थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, आयोडीन पहुंचता है, वहां पर पहले से मौजूद क्या होता है, टायरोसिन होता है। क्या मौजूद होगा, टायरोसिन, है ना। किसा कहाँ रहता है, तो इसकी कोशिकाओं में टायरोसिन उपस्थित रहता है। ये टायरोसिन क्या है, एमिनो अम्ल है। तो सबसे पहले आयोडीन जो है टायरोसिन से जुड़ करके मोनो आयोडो टायरोसिन बनाता है। क्या बनाता है, मोनो आयोडो टायरोसिन बनाता है। और फिर इससे एक और मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, तो ये बदल जाता है किसमें, डाई आयोडो टायरोसिन बदल जाता है। अब क्या होता है कि दो डाई आयोडो टायरोसिन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, तो टेट्रा आयोडो थायरोनीन का निर्माण होता है। ठीक है। अब इसी को हम लोग थायरॉक्सिन के नाम से बुलाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है निर्माण होता है किसका, तो थायरॉक्सिन का। ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लगातार आपको हमारे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। अब देखते हैं थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के कार्य क्या होते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, पहले एक नज़र हम लोग बोल देते हैं, फिर इसके सिम्टम को देखेंगे। ये कम निकलता है तो क्या होता है, ज़्यादा निकलता है तो क्या होता है। सबसे पहले थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कोशिकीय श्वसन को गति प्रदान करने का काम करता है, गति को बढ़ाता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए जरूरी है, हड्डी बाल इत्यादि के लिए काफी आवश्यक है। यह ऊतक में अंतर कोशिकीय पदार्थों की मात्रा का भी नियमन करता है। मेढक और टोड में ये क्या करता है, टैडपोल लार्वा के रूपांतरण के लिए काफी ज्यादा जरूरी है ना। टैडपोल लार्वा रूपांतरित होकर के वयस्क में बदलेगा, इसके लिए भी ये जरूरी है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे कि यह क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव बनाए रखता है, मतलब हमारे दिमाग को चुस्त रखने के लिए थायराइड हार्मोन काफ़ी जरूरी है। और क्या, हमारे रक्त में कीटोन बॉडीज बनने की मात्रा को कम कर देता है। और क्या करता है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जो भी हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उसका नियमन करता है। हमारे उपापचय की दर को सामान्य बनाए रखने में ये मदद करता है। और ये क्या करता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन आंत से ग्लूकोज के अवशोषण की दर को बढ़ाता है। प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज बनने की दर को बढ़ाता है। और प्रोटीन वसा से अगर ग्लूकोज बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, उसको भी बढ़ाता है। इसके कम स्रवन अगर होते हैं तो ग्लाइकोजेन हमारे शरीर में बढ़ जाता है, और ज़्यादा स्रवन से क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है बढ़ जाता है, यानी ग्लाइकोजेन टूट करके ग्लूकोज में बदलने लगता है। और क्या है, तो ये हमारे शरीर पर प्रोटीन संश्लेषण का भी नियंत्रण करता है। कोशिका में थायरॉक्सिन प्रोटीन ग्राही से जुड़ जाता है और क्रोमेटिन पर आरएनए संश्लेषण की गति को यह बढ़ाता है, और इससे प्रोटीन संश्लेषण का काम क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। वसा के उपापचय को भी नियंत्रित करता है। वसा अम्ल के संश्लेषण को बढ़ाकर दूध में ये वसा की मात्रा को भी बढ़ाता है ना। और क्या, थायरॉक्सिन की अगर कमी होती है तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। और क्या है, तो यह दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी प्रभावित कर सकता है। क्या कर सकता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है, यानी इसके रहने से एड्रिनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन का स्रवण करेंगे। जनन अंग सामान्य रूप से कार्य करते हैं। पिट्यूटरी के अगला पिंड जो है ना, एंटेरियर पिट्यूटरी, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन के साथ सहयोग कर शरीर में जल की संतुलन को भी बनाए रखता है। और ये क्या करता है, पिट्यूटरी के एंटेरियर भाग से स्रावित होने वाले थायरोट्रोपिन हार्मोन के स्रवण को भी ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा
हमारे शरीर में विटामिन को भी थायरॉक्सिन की जरूरत होती है ना। अधिक स्रवण अगर इसका होता है तो ए, डी और ई की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, विटामिन की, है ना। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, जहाँ क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन करेंगे, है ना। और अब आगे हम लोग देखेंगे, अगर मान लेते हैं इसको टॉपिक वाइज बांट दिए हैं कि हाइपोथायराइडिज्म एक टर्म दे दिए हैं, है ना। भोजन में अगर आयोडीन की कमी होती है तो उसको अब थायराइडता कहते हैं, है ना। या एवं थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, इसको गलगंड या ग्वाइटर कहता है। मतलब होता क्या है कि अगर हमारे भर शरीर में भोजन में आयोडीन का कमी हो जाएगा तो ये फॉलिकुलर सेल्स जो है वो आयोडीन को खोजते हैं, और खोजने के क्रम में ये क्या होते हैं, फूल जाते हैं, जिससे हमारे गला का हिस्सा फूला हुआ दिखाई देता है। इस बीमारी को ग्वाइटर या घेघा बीमारी के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। गर्भावस्था के समय इसके कारण विकसित हो रहा है ना। तो अगर मान लो इसका कमी हो गया गर्भावस्था के समय तो शिशु का वृद्धि विकास भी रुक सकता है, वो डिफॉर्म हो सकता है, विकृत हो सकता है। और इस बीमारी को क्या कहते हैं, उसमें क्रेटिनिज्म कहते हैं, वामनता कहते हैं। इस होगा क्या, बच्चा मंदबुद्धि का होगा, उसका त्वचा असामान्य रहेगा, वो मूक बधिर हो सकता है ना। ऐसा दिक्कत हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, इसकी कमी से शरीर में एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड पर अटैक भी कर सकते हैं, है ना। और इससे क्या होगा कि इसके काम किसकी कमी से, थायरॉक्सिन की कमी होगा तब ऐसा होगा। और हमारी कार्य क्षमता जो है घट जाती है शरीर की। और इस बीमारी को क्या कहा जाता है, हाशीमोटो डिजीज कहा जाता है ना। तो ये एक हाशीमोटो डिजीज हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वयस्क स्त्री में अगर थायराइड की कमी होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो मासिक चक्र क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाता है, ठीक है। पुरुष वयस्क में इससे क्या लक्षण दिखेगा, तो मिक्सीडीमा रोग हो जाता है। मिक्सीडीमा में क्या है, तो मिक्सीडीमा में जो है उपापचय हमारा शरीर का गड़बड़ा जाता है, हृदय स्पंदन का रेट जो है वो गड़बड़ हो जाता है ना। और क्या होता है, रक्तचाप में कमी आ जाती है। और क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। और क्या होगा, वसा अधिक मात्रा में हमारे शरीर में संचय होने लगता है, वसा का जमाव हो जाएगा। किस कंडीशन में, तो जब पुरुष वयस्क में ये होगा तब वसा अधिक मात्रा में संचय होने लगेगा, त्वचा फटने लगेगी, सूख जाएगी, और शरीर में शक्ति की कमी महसूस होने लगेगी, है ना। कभी कभी क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि में कैंसर हो जाता है, गांठ बन जाता है ना। और तब हार्मोन संश्लेषण भी बढ़ जाता है। इसे क्या कहते हैं, थायराइड अति सक्रियता कहते हैं, हाइपर थायराइडिज्म के नाम से जाना जाता है ना। कई लक्षण दिखेंगे। एक तो इससे जेरोप्थेलेमिया होता है। इसमें क्या होता है, आंख फूल जाता है और लगता है कि नेत्र कटोर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ऐसा महसूस होता है। और क्या होगा, शरीर में उपापचय की दर बढ़ जाती है, ठीक है। और क्या होगा, हृदय गति जो है वो तीव्र हो जाती है। और क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तंत्रिका तंत्र जो है हमारे अस्थिर हो जाएंगे, संवेदना व्यक्त करने में दिक्कत होगा, ज़्यादा एक्टिव आदमी हो सकता है। इसे हम लोग टॉक्सिक ग्वाइटर या ग्रेवस डिजीज या ग्रेव्स डिजीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। थायरॉक्सिन उपापचय का नियंत्रण करता है, आरबीसी निर्माण में सहायक होता है। माने थायरॉक्सिन इतना जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के बारे में बताए ही, उसके उपापचय को नियंत्रित करेगा। थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन निकलता है ना, जिसको थायरोकैल्सोटोनिन भी कहते हैं। ये क्या करता है, तो हमारे शरीर के रक्त में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। रक्त से अधिक कैल्शियम को ये क्या करता है, बोन वगैरह में जमा कर देता है ना। फ्यूचर के यूज के लिए कैल्शियम जो एक्सेस हमारे रक्त में रहेगा उसको निकाल करके स्टोर हाउस, बोन क्या हो गया, टिथ क्या हो गया, स्टोर हाउस, तो वहां ले जा करके क्या करता है, इसको ये जमा कर देने का काम करता है ना। दिक्कत रहेगा बोलेंगे, जहां समस्या रहेगा बताएंगे, है ना। कैल्सिटोनिन भी समझ गए। कैल्सिटोनिन का काम क्या हुआ, तो कैल्सिटोनिन का काम हुआ ये हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को मेंटेन करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है।
ये हमारा थायराइड ग्रंथि है ना, शॉर्ट में समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं पाराथायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि के ऊपर था। ये कैसा है, मटर की आकृति का होता है, थायराइड ग्रंथि के पश्च सतह पर पाया जाता है। प्रत्येक लोब में एक जोड़ा होता है ये, ठीक है। इससे क्या निकलता है, तब पाराथायराइड हार्मोन पीटीएच के नाम से जाना जाता है। यह कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड नेचर का होता है, ठीक है। यह क्या करता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करने का काम करता है हमारे शरीर में। जब रक्त में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो ये क्या होता है, स्रावित होता है ना। कब, किसकी बात हो रही है, पीटीएच हार्मोन की, पाराथ हार्मोन की बात हो रही है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम फास्फोरस का लेवल कम हो जाता है रक्त में, तब ये निकलता है। क्या करेगा, निकल के क्या करेगा, हमारे रक्त में कैल्शियम लेवल का है कम, तो कैल्शियम हमारे मांसपेशियों की गतिविधि के लिए जरूरी है, उसके संकुचन और शिथिलन के लिए जरूरी है। तो ये क्या करेगा, तो रक्त में कैल्शियम को मेंटेन करेगा। कैसे, तो हड्डियों को तोड़ेगा, उससे कैल्शियम को निकालेगा, है ना। वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम का पुनर्अवशोषण करेगा, हमारे पचित भोजन से कैल्शियम का अवशोषण करेगा। हर हालत में ब्लड के अंदर कैल्शियम को फिर से संतुलित करेगा। इसी वजह से पाराथ हार्मोन को हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन कहा जाता है। यानी ये अगर निकलेगा तो हमारे शरीर में कैल्शियम का लेवल सामान्य करने का काम करेगा। अब ये एक काम और करता है, थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिल करके कैल्शियम को बढ़ाने का काम करेगा। मतलब ये पाराथ हार्मोन के साथ साथ हमारा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन भी मदद करेगा। अगर मान लेते हैं पाराथ हार्मोन ज़्यादा निकला तो दिक्कत क्या होगा, हमारी हड्डियां से सारा कैल्शियम सूख लिया जाएगा, तो हड्डियां मुलायम सरंध्र हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, टूटने की आशंका बन जाएगी, है ना। अमाशय और आंत में रुधिर स्राव हो सकता है, और अगर इसी तरह से कमी बरकरार रही तो मृत्यु भी हो सकती है ना। अगर इसकी, ये पाराथ हार्मोन का हमारे शरीर में कमी हुआ तब क्या होगा, तो कैल्शियम फास्फोरस का हमारे ब्लड में कमी हो जाएगा, तो पूरे शरीर में कमी हो जाएगा। और इसमें कैल्शियम हमारे मांसपेशियों के लिए जरूरी है, तो मांसपेशियों की गति धीमी पड़ जाएगी, उसमें ऐंठन शुरू हो जाएगा, है ना। इतना सारा काम होता है इसका, ठीक है। अब एक और पढ़ लेते हैं, थाइमस को पढ़ लेते हैं। थाइमस के बारे में जानेंगे, है ना। तो थाइमस एक ऐसा ग्रंथि है जिसका आकार उम्र के हिसाब से बदलता है। 14 से 16 साल तक ये अपना बढ़िया अवस्था में रहता है, और इसके बाद जो है इसका आकार घटने लगता है, ठीक है। इसका आकार क्या होगा, घटेगा। पुरानी अवस्था में इसके स्थान पर वसा और संयोजी ऊतक देखे जा सकते हैं। मैंने बुढ़ापा में इस जगह पर जहाँ पर थाइमस होता है वहाँ पर संयोजी ऊतक आ जाते हैं, ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये महाधमनी एवोर्टा के ऊपरी भाग और फेफड़े के बीच में एक लोब युक्त रचना है, ठीक है। यह प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है तो ये बाहरी वातावरण के जीवों से लड़ता है, और उस समय इम्यून सिस्टम को मजबूत होना आवश्यक है। वो सभी रोग कारकों को पहचान करके उसके विरोध में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, यानी ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। इससे जो निकलेगा हार्मोन, उसका नाम क्या होगा, थाइमोसिन। कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड नेचर का है। ये थाइमोसिन करता क्या है, टी लिम्फोसाइट को डिफ्रेंशिएट करता है, विभेदीकरण करता है ना, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाने का काम करता है। यह एंटीबॉडी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। बाद में इसका उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी कारण वृद्ध अवस्था में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना। ये सारा बात हम लोग पढ़ें यहाँ तक का, है ना। और क्या, तो डायग्राम भी आप देख सकते हैं किसका, इसका एक और दे दिए हैं, मोनोआयोडोथ्रिसिन का फार्मूला, मोनोआयोडोथायरोनिन का, डायआयोडोथायरोनिन का, टेट्राआयोडोथायरोनिन का, है ना। ये आपका थाइमस का डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ है ना। लिम्फोसाइट वगैरह इसमें दिखाया जा रहा है।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबाना नहीं भूलेंगे। हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे।